नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार पाठशाला रेलवे एग्जाम्स में। आप सभी को मालूम है कि आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 के लिए आंसर की जारी कर दी गई है और सभी बच्चों ने लगभग अपना आंसर की चेक कर लिया है। अभी आपके पास में समय है ऑब्जेक्शन रेज करने का, जिसमें अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपके शिफ्ट में गलत आया है तो उसमें आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। अब जैसा कि आपको मालूम होगा कि इस बार ट्रेड का जो पेपर आया था वो बहुत कठिन पेपर आया था और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बॉर्डर पे हैं ट्रेड में भी। और इन सभी बच्चों के लिए एक मेरी तरफ से यह हिदायत है कि आप ऑब्जेक्शन को बहुत अच्छे से देखो कि अगर आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा लगता है गलत है तो ट्राई करो कि उसका ऑब्जेक्शन आप रेज कर लो। अगर ऑब्जेक्शन रेज कर लोगे, अगर आप एक नंबर से, आधे नंबर से, कुछ नंबर से, जरा से नंबर से बाहर हो रहे होगे तो चांस रहेगा कि आपको आपके गलत क्वेश्चन के मार्क्स मिलके आपका पासिंग मार्क्स क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में आपको साइको में मौका मिल जाएगा। तो सारे के सारे बच्चे एक बार ऑब्जेक्शन पे जरूर ध्यान दें और ऑब्जेक्शन के क्वेश्चन को जरूर देखें। बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैथ के सवाल भेजे हैं, उन मैथ के सवाल का ऑब्जेक्शन मैं लेकर आया हूं, लेकिन आप बाकी सवाल भी हमारी टीम को भेज सकते हो। और हम लोगों ने प्रॉपर एक ग्रुप बना दिया है, जितने भी हमारे टीचर हैं उन सभी टीचर के साथ में ग्रुप बना के जितने भी टीम के पास में हमारे ऑब्जेक्शन आएंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन को उस ग्रुप में डाल दिया जाएगा, चाहे वो किसी ट्रेड का हो, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो रीजनिंग का हो। तो आप हमारी टीम को भी भेज सकते हो। टीम का नंबर अभी मैं बोर्ड पे लिख दूंगा, उन टीम के नंबर पे भी आप व्हाट्सअप करके बोल सकते हो कि सर आप एक बार इसको चेक करके क्वेश्चन में एरर है, सही है, ऑब्जेक्शन रेज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एक ये क्वेश्चन है जो मेरे पास में मल्टीपल बच्चों ने भेजा था, इसका ऑब्जेक्शन रेज करना है तो आप रेज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में एरर है, क्वेश्चन में एरर ये है कि जो आंसर है वो गलत टिक है, सही आंसर भी ऑप्शन में दिया हुआ है और बड़ी बात यह है कि इस सवाल का सोल्यूशन भी ऑप्शन में ही दिया हुआ है। इसका सोल्यूशन मुझे बनाने की जरूरत नहीं, इस सवाल का सोल्यूशन ऑप्शन में ही दिया हुआ है। ये जो बड़ा सा लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन, ये इस सवाल का एक्सप्लेनेशन है पूरा का पूरा, और ये जो फाइनल वैल्यू आ रही है यही इस सवाल का आंसर है और ये भी आपके ऑप्शन में दिया हुआ है। अब किसी किसी बच्चे के पेपर में ये पहले ऑप्शन में होगा, किसी किसी बच्चे के पेपर में ये दूसरे ऑप्शन में होगा, तीसरे ऑप्शन में होगा, लेकिन उन्होंने ये जो करेक्ट किया हुआ है साइन ए कॉस ए, ये सरासर गलत है। इसको मैं थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। पहले लिखा हुआ है पी टेन ए बराबर एन सेक ए, तो क्या लिख सकते हैं, टेन ए को लिख सकते हैं साइन ए बटे कॉस ए। आप ऑब्जेक्शन रेज करते समय ये स्क्रीनशॉट भी आप लगा सकते हो, बराबर एन से को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए। अब यहां से देखो कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, साइन ए का मान आ जाएगा आपका एन बाई पी। तो 1 अपॉन साइन ए का मान क्या आ जाएगा, 1 अपॉन साइन ए का मान आ जाएगा पी बाई एन, उल्टा रेसिप्रोकल कर दिया। अब अगर यहां पे देखोगे आपको क्या मान निकालना है, पी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन पी एन। तो मैंने क्या किया है, पी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर पी एन को पहले लिख लिया है और मैं क्या करूंगा, इस पीएन को भाग दे दूंगा यहां पे भी यहां पे भी। जब यहां पे भाग दूंगा तो क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन पी एन करोगे तो पी बाई एन आ जाएगा, और यहां पे पी एन का भाग करोगे तो एन से एन कट जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस का एन बाई पी आ जाएगा। अब जो पी बाई एन है उसका मान क्या है, 1 अपॉन साइन ए है, और जो इसका मान है वो क्या है, साइन ए है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या आ जाएगा, 1 - sin² ए अपॉन में साइन ए आ जाएगा। और ये जो 1 - sin² ए होता है ये होता है कॉस स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। अब देखो इसमें से एक कॉस ए अलग कर लो, एक कॉस ए अलग कर लो, और एक कॉस ए बटे साइन ए को क्या लिख सकते हैं, कॉट ए लिख सकते हैं, और एक बचा हुआ कॉस ए है उसको क्या लिख सकते हैं, कॉस ए लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया कॉट ए इंटू कॉस ए। तो इस सवाल का जो सही आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन कॉट ए इंटू कॉस ए। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो यहां पे मैंने एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, इसी एक्सप्लेनेशन को यहां पे इन्होंने शॉर्ट में लिख दिया है। डायरेक्ट यहां से लिखा है कि साइन ए का मान एन बटे पी आएगा, पी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन पी एन 1 - sin² अपॉन साइन ए आएगा। जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन दिखाया उन्होंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया, और इसको फिर कैलकुलेट करके जो ये एक स्टेप मैंने लिखा है इसको हटा के इन्होंने सीधे कॉस ए इंटू कॉट ए लिख दिया है। तो जो एक ऑप्शन है, ज्यादातर बच्चों ने इस ऑप्शन को चूज किया है। एक्चुअली में ये टाइपिंग एरर हो सकती है, जब भी इन लोगों ने पेपर सेट किया होगा तो उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे और ये सोल्यूशन दिया होगा, गलती से सोल्यूशन ऑप्शन में फिट हो गया है और बाकी उन्हीं ऑप्शन को आपस में इंटरचेंज हो गया और गलत हो गया है। तो कहने का मतलब यह है इस क्वेश्चन पे आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। ये सेकंड में फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है मैथ का। इसी तरीके से एक मैथ का और क्वेश्चन है मेंसुरेशन का, जो कि 6 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ सवाल है। इसमें भी एक एरर है, इसमें डेटा कंप्लीट नहीं है, इसमें क्वेश्चन में एरर है, इसमें ऑप्शन में एरर नहीं है, इसमें क्वेश्चन में एरर है, क्वेश्चन में डेटा ही इनकम्प्लीट है।
अगर आप ध्यान से देखोगे तो लिखा हुआ है किसी आयताकार हाल के फर्श का परिमाप 220 मीटर है। यदि हाल के चारों दीवारों को 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पेंट करने की लागत दे रखा है 11,000 रुपए है। अब देखो 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने की लागत 11,000 रुपए है, तो कितने वर्ग मीटर होगा भाई? चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, 4 दीवार का क्षेत्रफल, ये जो 4 दीवार का क्षेत्रफल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? टोटल कितना लागत लगा है? 11,000 रुपए, और किस दर से लगा है? 11, तो कितना आ गया? 1,000 मीटर स्क्वायर आ गया। ये 4 दीवारी का क्षेत्रफल हो गया। और मैं आपको बता दूं 4 दीवारी का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है परिमाप गुणे ऊंचाई, परिमाप गुणे ऊंचाई, बराबर कितना हो गया? 1,000 हो गया। और ऊंचाई, यहां ऊंचाई लिख देता हूं ताकि अच्छे से समझ। अब आपको परिमाप तो दे रखा है कितना है? 220 है, तो ऊंचाई आपको मालूम चल जाएगी। अगर ऊंचाई को मैं h लिखूं तो परिमाप हमारा कितना दिया हुआ है? 220 दिया हुआ है, तो 1,000 बटे क्या आ जाएगा? 220 आ जाएगा। 1 0 कट जाएगा, 2 से काटोगे ऊपर 50 आ जाएगा, नीचे हमारा क्या आ जाएगा? 11। ऊंचाई हमारी आ गई 50 बटे 11। अब हमको कह रहा है सवाल में हल का आयतन निकालो। आयतन निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए? आयतन निकालने के लिए अपने को चाहिए लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब देखो ऊंचाई तो हमको मालूम है, लंबाई गुणे चौड़ाई मिल सकती है? मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। क्यों नहीं मिल पाएगी? अपने को एक बात मालूम है कि परिमाप, परिमाप आपका क्या होता है? 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। इसका मान किसके बराबर दे रखा है? 220 के बराबर दे रखा है। तो यहां से आपको l प्लस बी का मान मालूम चल जाएगा। l प्लस बी का मान कितना आ जाएगा? 2 से भाग कर दोगे तो 110 आ जाएगा। मतलब लंबाई और चौड़ाई का योग दिया है, तो लंबाई और चौड़ाई का योग दिया है तो क्या आप लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल निकाल सकते हो? नहीं भाई। इसको आप अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट से भी समझ सकते हो कि अगर आप देखोगे तो आयतन निकालने के लिए आपको कितने वेरिएबल चाहिए? 3 वेरिएबल चाहिए, लंबाई चाहिए, चौड़ाई चाहिए, ऊंचाई चाहिए। आपको कितनी इक्वेशन दे रखी है? एक इक्वेशन यहां पे दे रखी थी और एक इक्वेशन यहां पे दे रखी थी, ये वाली। तो 3 वेरिएबल है तो आपको टोटल 3 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी अलग अलग। अब यहां पर अगर L इंटू बी का यूज हो रहा होता तो अलग बात है भाई, यहां पे L इंटू बी का यूज है नहीं। तो अब हमको अगर आयत का परिमाप मालूम है और अगर हमको ऊंचाई मालूम है रूम की, तो हम आयतन नहीं निकाल पाएंगे। हमको कोई ना कोई एक और इंफॉर्मेशन दिया जाए, लंबाई चौड़ाई में अनुपात दे दिया जाए, या मान लो हमको कर्ण की लंबाई दे दी जाए, भाई अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दे दिया जाए, तो भी हम एल इंटू बी का मान निकाल सकते हैं इसका स्क्वायर करके। तो ये सवाल का जो डेटा है, डेटा इनसफिशिएंट है, इसके आगे कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता, आंकड़े पर्याप्त नहीं। तो इस क्वेश्चन पे भी आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। ये 6 मई फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। अब हमको देख के हैरानी हुई, बच्चों ने मुझे कुछ सवाल भेजा तो मुझे लगा कि ये क्वेश्चन मैथमेटिक्स में आया होगा। अब मैंने पूरा मैथमेटिक्स छांट डाला, 100 क्वेश्चन के चारों सेट निकाल डाले, मेरे को कहीं क्वेश्चन नहीं मिला। तो मुझे लगा कि बच्चे ने मतलब किसी और पेपर में या कहीं और जगह से मिला होगा, मेरे को भेज दिया होगा। फिर मालूम चला, मेरे को याद आया, कुछ बच्चों ने बोला था कि सर इलेक्ट्रीशियन के पेपर में मैथ के सवाल आए थे, मतलब ट्रेड में भी मैथ के सवाल आए थे। तो मैंने ट्रेड में सर्च किया तो मुझे ये 6 मई की सेकंड शिफ्ट के इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का पेपर मिला और उसमें ये क्वेश्चन नंबर 21 मिला। बताओ, ट्रेड में भी मैथ के सवाल हैं, और ट्रेड में मैथ के जो सवाल हैं वो देखो कहां से पूछा जा रहा है। ना तो इसका ट्रेड से कोई लेना देना है, ना तो इसका मैथमेटिक्स का जो हमारा रेलवे का सिलेबस होता है उससे कोई लेना देना है। ये ज्योमेट्री के कंस्ट्रक्शन जो 9वीं 10वीं में पढ़ते हो ना, ज्योमेट्री जब हम लोग बनाते हैं, त्रिभुज कैसे बनाते हैं? त्रिभुज बनाते हैं, पहले लाइन एक भुजा खींचते हैं, फिर दूसरा एक भुजा का चाप मारते हैं, फिर दूसरा भुजा का चाप मारते हैं, जहां पे कट करता है इसको मिला देते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है? त्रिभुज बन जाता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले लाइन खींचते हैं, फिर कोई एक लंबाई लेते हैं आधे से ज्यादा, उससे एक चाप इधर मारते हैं, फिर इधर मारते हैं, फिर इधर मारते हैं, फिर इधर मारते हैं, फिर ये लाइन को मिलाते हैं, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाता है ये। तो एक कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने 9th क्लास में आप लोगों ने सीखा होगा, वही कंस्ट्रक्शन भाई कुछ बच्चों ने सीखा होगा, हो सकता है कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ा हो। तो ये उसी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सवाल है, मतलब फिगर को बनाते कैसे हैं, चाप से, प्रकाल से, चांदा से, फुट्टा से, जिसको स्केल बोलते हैं, कैसे बनाते हैं। तो उसमें यह सवाल है कि एक आकृति दी गई है BAC, ये BAC दिया हुआ है, कह रहा है BAC को समद्विभाजित करने पर प्रक्रिया में हम बिंदु D और E से चाप क्यों खींचते हैं। कह रहा है ये D और E है, अगर आप DE देखोगे तो एक तरीके का कर्व है। ये कर्व कैसे बना होगा? जब इन्होंने क्या किया होगा कि कोई A बिंदु से कोई भी एक चाप लगाया होगा, ऐसे ऐसे चाप लगाया होगा, तो यहाँ पे D मिला होगा, यहाँ पे E मिला होगा।
अब कह रहा है यहां से हम कौन सा चाप लगाएं या क्या ऐसा करें जिससे हमारा एंगल बाइसेक्टर बन जाए, कोण द्विभाजक बन जाए। तो इसका नियम ये होता है कि इसको भी जैसे हम लोगों ने इसको बाइसेक्ट किया था वैसे इसको भी बाइसेक्ट करते हैं। एक चाप ले लेते हैं, यहां काट देते हैं, यहां काट देते हैं, कुछ नहीं करना, बस एक को इससे मिला दो, ये हमारा जो बनेगा वो एंगल बाइसेक्टर बन जाएगा। तो यहां से जितनी दूरी इधर से चाप मारते हैं उतनी दूरी यहां से चाप मारते हैं, तो दूरी बराबर रख के चाप मारते हैं, क्या दूरी बराबर रख के चाप मारते हैं, तब हमको जो इसको इससे मिलाओगे ये क्या बनेगा, एंगल बाइसेक्टर बनेगा। इधर भी मार सकते हो, इधर भी मार सकते हो, कहीं पे भी कट करेगा, इधर भी मारोगे इधर भी कट करेगा, तो खींच दोगे तो वो एंगल बाइसेक्टर आपका बन जाएगा। तो ये चाप क्यों लगा रहे हैं, सवाल में ऑप्शन दिया हुआ है, ये चाप लगाते हैं ए के ऊपर प्रतिच्छेदित करने के लिए। भाई ए के ऊपर क्यों प्रतिच्छेदित करेंगे, डी और ई से चाप, उल्टा है, ए से पहले ही चाप लगाया जा चुका है, ये तो पहले ही सवाल में दिया है ना, डी और ई पे चाप लगा है, पहले ए से चाप लगा है डी और ई पर, और डी और ई पर चाप लगा है, तो डी और ई से दोबारा ए पर चाप लगाने से एंगल बाइसेक्टर कैसे मिलेगा, भाई डी से ए को मिला दोगे, डी से ई से ए को मिला दोगे, अब इससे एंगल बाइसेक्टर कैसे मिलेगा, भाई यहां से हमने चलो ठीक है एक चाप खींच दिया, यहां से भी हमने एक चाप खींच दिया, अब इसके आगे एंगल बाइसेक्टर कैसे बनेगा, बनेगा नहीं बन पाएगा। तो ये जो दिया हुआ है सोल्यूशन ए के ऊपर प्रतिच्छेद करने के लिए, तो एकदम सरासर गलत है, इसका कोई लेना देना नहीं है सवाल से, मतलब एंगल बाइसेक्टर तो बन ही नहीं पाएगा। एंगल बाइसेक्टर तब बनेगा जब यहां से एक बराबर दूरी का और यहां से एक बराबर दूरी का चाप लगाओगे, दोनों जहां पर कट करेगा उसको ऐसे मिला दोगे, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, एंगल बाइसेक्टर। इसका जो ऑप्शन सही होना चाहिए वो ये सही होना चाहिए, बराबर लंबाई अंकित करने के लिए। और वैसे भी चाप हमेशा, जब भी आप चाप मारते हो, दो चाप, दो बिंदु से अलग अलग चाप, एक यहां से चाप एक यहां से चाप, तो इसको छोड़ के, त्रिभुज बनाने के केस में छोड़ के, ज्यादातर जब केसेस में हमको बाइसेक्ट करना होता है, बराबर बराबर करना होता है, तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं कि बराबर लंबाई का चाप लेते हैं, और अगर बराबर लंबाई का चाप लेंगे तो दूरी बराबर होगी ना, तो बस इसका कॉन्सेप्ट ये है, दूरी बराबर होनी चाहिए। अब इसमें एक बात मैं और रखना चाहूंगा, आप बच्चे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इलेक्ट्रीशियन में क्या कोई ऐसा चैप्टर है जहां पे इस तरीके की ज्योमेट्री का यूज होता है, और क्या वो ज्योमेट्री अलग किसी कॉन्सेप्ट से चलती है। अब भाई अगर वो ज्योमेट्री किसी अलग कॉन्सेप्ट से चलती होगी, मैंने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड पढ़ाया नहीं है, इलेक्ट्रिकल से मैं हूं भी नहीं, तो मेरे को मालूम नहीं है। मैथमेटिक्स जो थी वो मैंने इसमें समझा दी और अच्छे से आपको एक्सप्लेन भी कर दिया कि ए पे चाप मारेंगे तो उससे कुछ मिलेगा नहीं, हाँ बराबर दूरी का चाप मिलेगा तो उससे एंगल बाइसेक्टर बन जाएगा। तो इस सवाल के इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले बच्चे ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे 6 तारीख की सेकंड शिफ्ट में जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में होंगे, जिनका एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन से या 1 नंबर 2 नंबर से बाहर हो रहे होंगे, अगर वो इस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन रेज करेंगे तो उनको मिल जाएगा। तो यहां से आपको बस ये देखना है कि जो मैंने फिगर बनाया है, इसको आप फिगर को बस प्रॉपर बना दोगे कि आपको क्या करना है, यहां से एक चाप लेना है, मैं वापस इसको सही कर देता हूं, आपको क्या करना है, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से एक ऐसे चाप दिखाना है, और इस पॉइंट से एक ऐसे चाप दिखाना है, फिर आपको यहां से इससे मिला देना है, और यहां से इसको मिलाओगे और यहां से इसको मिलाओगे, तो ये दूरी बराबर होगी और चाप क्या हो जाएगा, ये हमारा एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। एंगल बाइसेक्टर को दिखाने के लिए ऐसे ऐसे दिखा दो। तो इसका सही ऑप्शन हमारा क्या होना चाहिए, इसका सही ऑप्शन होना चाहिए हमारा थर्ड ऑप्शन, और ये ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। बस ऐसे भी भेज दोगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारे के सारे क्वेश्चन का लॉजिक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। जो भी बच्चे हैं अपने शिफ्ट को देख के अपने शिफ्ट में ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। इसके अलावा भी कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको लगता है कि ऑब्जेक्शन रेज करना चाहिए, तो मैं टीम का नंबर देता हूं, उस नंबर पे आप भेज देना। और जो भी सब्जेक्ट के हैं, चाहे किसी भी सब्जेक्ट के हो, चाहे मैथ का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे बेसिक साइंस का हो, चाहे किसी भी ट्रेड का हो, आप जरूर इस नंबर पे अपना ऑब्जेक्शन का क्वेश्चन भेज दीजिए और उसको हम लोग सॉल्व करा के आपको बता देंगे। ये हमारा टेलीग्राम है, इस टेलीग्राम पे भी जुड़े रहिए। इस टेलीग्राम पे भी हम लोग डायरेक्टली जो भी ऑब्जेक्शन है, यहाँ पे वीडियो करने में समय लगता है, आपके पास पहुंचने में समय लगता है, लेकिन ये टेलीग्राम पे हम लोग इमीडिएटली अपडेट करते चल रहे हैं। जो भी बच्चे हमारे पास में क्वेश्चन भेज रहे हैं, अगर क्वेश्चन में एरर है, ऑब्जेक्शन रेज करने लायक क्वेश्चन है, तो उसको इस टेलीग्राम पे तुरंत सॉल्यूशन के साथ पोस्ट कर दे रहे हैं कि ये क्वेश्चन में आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। तो आप लोग जो भी क्वेश्चन है वो इस नंबर पे आप भेज सकते हो। वैसे बाकी जो बच्चे साइको वगैरह की तैयारी है, जो बच्चे एलिजिबल हैं, जिनका CBT 1 सॉरी पार्ट ए क्लियर है, पार्ट बी क्लियर है, मैं आपको बता दूं 8 गुना बच्चे ही अभी करंट स्टेज पे अवेलेबिलिटी नहीं दिख रही है कि 8 गुना बच्चे ही पास हो पाए ट्रेड। तो आपके कितने भी नंबर हों, आप ट्राई कर सकते हो साइको के लिए। अब इसकी गारंटी नहीं लेता हूं कि फाइनल मेरिट में आपका नाम आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन चांस ये रहेगा कि साइको के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। जिन बच्चों के पार्ट बी में पास हैं, चांस ये रहेगा कि वो साइको के लिए कॉल कर लिया जाएगा। बाकी बच्चे आप लोग समझदार हो, जो भी क्वेश्चन है
ऑब्जेक्शन के लिए वो आप भेज सकते हो, और बाकी साइको की तैयारी आप अपनी अच्छे से स्टार्ट करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।